Again, I welcome you all in this channel of Education Express, and it is income tax we are taking up. And today, the new topic we are going to start, that is income from business, व्यापार से होने वाली आय. The complete name is income from business, profession and vocation. बिजनेस का मतलब व्यापार करना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज से यदि धन कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स देना. प्रोफेशन का मतलब पेशा, यदि आपके पास ऐसा कोई नॉलेज है और उसके आधार पर आप प्रैक्टिस करके पैसा कमा रहे हैं, जैसे वकील है, डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, प्राइवेट अपने काम करते हैं, तो इनके ये प्रोफेशनल कहलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने शारीरिक कौशल से पैसा कमाते हैं और वो वोकेशन कहलाता है. जैसे कि फिल्मों में काम करने वाले जितने लोग हैं, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर है एटसेट्रा, ये सब अपनी कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से अर्निंग करते हैं. तो ये सब इसी में टैक्सेबल होते हैं. बात डिटेल में बाद में करेंगे. अभी उस टॉपिक को पूरे दो भागों में अलग अलग विभक्त कर दिया गया है समझने के लिए, और उसका पहला भाग है डेप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट रिबेट. आज चर्चा इसी पर होगी कि यदि हम व्यापार में कोई संपत्ति काम में लेते हैं तो संपत्ति से डेप्रिसिएशन निकलता है, और डेप्रिसिएशन एक प्रकार का बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसलिए उसको टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाता, घटा दिया जाता. अब प्रश्न ये उठता है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए. इनकम टैक्स में उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं. वो प्रैक्टिस नहीं है जो अकाउंटेंसी में पहले आप पढ़ते हुए आए हैं. डेप्रिसिएशन मीनिंग तो वही होगा, परंतु उसके कैलकुलेशन के प्रोसीजर इनकम टैक्स में अलग प्रकार से बता रखे हैं, और उसी आधार पर हमें डेप्रिसिएशन इनकम में से लेस करना होता. व्यापारी ने अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है तो वो मान्य नहीं होगा टैक्स पर्पसेस के लिए. टैक्स पर्पसेस के लिए तो इनकम टैक्स में जो प्रोसीजर बता रखा है, उस प्रोसीजर से कितना डेप्रिसिएशन बनता है उतना ही माइनस किया जाएगा इनकम में से. बाकी बिजनेसमैन ने क्या किया ये वो जाने, हमें उससे कोई संबंध नहीं होता है. क्लियर होगी बात. तो आइए आज हमारा डिस्कशन केवल इसी पर कंसंट्रेट होगा, हाउ द डेप्रिसिएशन इज़ टू बी कैलकुलेटेड, एंड द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस सेशन आर मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, then what are the conditions of depreciation, and then ultimately how this depreciation is to be calculated. Okay, जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. बाकी तो थियोरेटिकल बातें हैं जो बहुत सी आप जानते भी हैं बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, और बहुत सी जो नई बातें हैं वो आपको बता दी जाएंगी. ओके, कम ऑन. द meaning of depreciation is usual, you have already gone through in your previous classes from 11th, 12th and first year, second year, third year, and we know the continuous, due to continuous use of the property or asset in the business, the decreasing trend of the value of asset is known as depreciation. संपत्ति के व्यापार में उपयोग में आते रहने के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. ओके, वो होता डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन के अलग अलग विधियां होती हैं, वो भी आप जानते हैं. इनकम टैक्स में रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही मान्यता दी गई है. नो एनी अदर मेथड इज़ टू बी अलाउड. डेप्रिसिएशन for tax purposes is to be calculated on the basis of written down value method. ठीक है, अपलिखित करने की विधि जो है घटते हुए क्रम से उसी को मान्यता दी गई है, और उसी से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा. ओके, कंडीशन क्या क्या है
किस व्यक्ति को, किस बिजनेसमैन को डेप्रिसिएशन की सुविधा उपलब्ध होगी या उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को मिलेगा जो स्वयं व्यापार का, बिजनेस का मालिक है। ऑनरशिप जिसके पास होगी, डेप्रिसिएशन उसे दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि ओनरशिप किसी और के पास होती है पर डेप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। ऐसी दो स्थितियां होंगी, ये सेकंड और थर्ड, जिसमें आप ऑनर नहीं हैं पर फिर भी डेप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। पहली स्थिति उसमें से, यदि आपने अपने बिजनेस के लिए रेंट पर कोई संपत्ति ली है, मकान संपत्ति ली है, बिल्डिंग ली है, और उस बिल्डिंग में आपने यदि पूरी का उपयोग कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि बिल्डिंग आपकी ही है और आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, यदि रेंटेड बिल्डिंग पर बिजनेस चल रहा है तो ये माना जाएगा कि आपको ये संपत्ति आपकी है और उस पर डिप्रिसिएशन आपको दिया जाएगा। एक और कंडीशन, यदि आपने कोई संपत्ति हायर परचेज पे खरीदी है, किराया क्रय पद्धति जिसको कहते हैं, यदि उस पर खरीदी है तो किराया क्रय पद्धति पर आप जानते हैं कि जब तक कि आप अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं तब तक संपत्ति का स्वामित्व आपको ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपने कोई संपत्ति खरीदी किस्तों में, उसे हायर परचेज कहते हैं, किस्तों में खरीदी और उसका हर महीने हर साल आप किस्त का भुगतान कर रहे हैं, तो उसकी संपत्ति का स्वामित्व आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देते हैं। तब तक स्वामित्व, जो उस संपत्ति को हायर परचेज पर बेच रहा है, वो स्वामित्व उसके पास ही रहता है। तो स्वामित्व उसके पास रहने के बावजूद भी किराए पर क्रय की गई संपत्ति का डिप्रिसिएशन आपको ये मान कर कि आप इसके स्वामी हैं दिया जाएगा। स्वामी है नहीं, स्वामी माना जाएगा इन दो स्थितियों में। एक और स्थिति है जो इसमें यहाँ पर भी पॉइंटेड नहीं दे रखी, परंतु ध्यान आ गया जब बता रहे हैं। यदि आपकी खुद की बिल्डिंग है जिसमें व्यापार चल रहा है और आपने उसके एक हिस्से को, कुछ यूनिट को किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक को किराए पर दे दिया है, वो इसलिए दिया कि उससे आपको, उसकी सेवाओं से आपको फ़ायदा मिल रहा है, लगातार आपको आना जाना पड़ता है बिजनेस के लिए, तो आपने उनको रेंट पर दे दी कि भाई वो अपना मनी ट्रांजैक्शन वहाँ का वहीं कर सके। तो यदि आपने अपने मकान में से जिसमें व्यापार चल रहा था कुछ हिस्सा किसी बैंक को या पोस्ट ऑफिस को किराए पर सेवाओं के लिए दिया है जो व्यापार के हित में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वो किराए पर नहीं माना जाएगा, पूरी बिल्डिंग पर जो डिप्रिसिएशन होगा उसके अंतर्गत दिया जाएगा। ध्यान रहे इस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट, ये ज़रूरी है कि व्यापार जिसमें आप चल रहा है वो उसकी बिल्डिंग के स्वामी आप हैं। दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि वो बिल्डिंग व्यापार के ही काम आ रही है, किसी अन्य काम में उपयोग में उसको नहीं लाया जा रहा है, तो डिप्रिसिएशन स्वीकार किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि गत वर्ष में आपने उस संपत्ति का उपयोग व्यापार के लिए किया गया जिस संपत्ति पर डिप्रिसिएशन चाहते हैं, गत वर्ष उसका व्यापार में उपयोग होना चाहिए। संपत्तियां आप जानते हैं दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल दृश्य और इनटेंजिबल अदृश्य संपत्तियां, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, एटसेट्रा, ये इंटेंजिबल एसेट्स है। और टेंजिबल जो दिखाई देती है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीन है, एटसेट्रा, कई तरह की संपत्तियां वो सब दिखाई देती हैं। तो जो संपत्तियां टेंजिबल हैं, दिखाई देती हैं,
उन सभी संपत्तियों पर डिप्रिसिएशन मिलेगा, केवल एक को छोड़ करके, और वो होगी लैंड। भूमि पर किसी भी प्रकार का डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक और संपत्ति है और वो कहलाती लाइव स्टॉक, पशुधन। जैसे मान लीजिए आपका डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, तो वहाँ पर स्टॉक के रूप में जो है, संपत्ति के रूप में सारी जो है वो पशु होंगे, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, जो भी होगा, और उनके दूध से उत्पादन होता और वो आपका काम होता। जैसे अमूल डेयरी फैक्ट्री मानी हुई है, तब उसका पशुधन ही बहुत बड़ी असेट है। तो ऐसी स्थिति में लाइव स्टॉक पर भी किसी तरह का डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पशुधन पर। उसी प्रकार से लैंड पर किसी प्रकार की डिप्रिसिएशन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। फिर है इंटेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्तियाँ जो दिखाई नहीं देती हैं, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, लाइसेंस, कोई परमिशन दी गई, कोई राइट दिया गया, तो ये दिखाई नहीं देने वाली संपत्तियां हैं, इन पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। ध्यान रहे, इन पर डिप्रिसिएशन मिलेगा, परंतु उनमें से गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती है और उस पर गुडविल नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, दिखाई देने वाली संपत्ति लैंड और लाइव स्टॉक पर गुडविल नहीं मिलेगा, अदृश्य में ख्याति पर आपको गुडविल नहीं प्राप्त होगा, बाकी संपत्तियों पर प्राप्त होगा। ठीक है। और यदि कोई संपत्ति व्यापार में खरीदने के बाद पहली बार उपयोग में आए, तो वो उपयोग चाहे कुछ ही दिन के लिए हो, परंतु डिप्रिसिएशन पूरा देंगे। फिर से सुनिएगा, सामान्यतः नियम ये है डिप्रिसिएशन का कि यदि गत वर्ष में कोई संपत्ति व्यापार में 180 दिन या उससे अधिक के लिए उपयोग में होती है, तो डिप्रिसिएशन की जो भी रेट है उस रेट से पूरा 100% डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। यदि संपत्ति ने गत वर्ष में व्यापार में 180 या उससे अधिक दिन के लिए काम किया हो, परंतु यदि किसी संपत्ति ने व्यापार में 180 दिन से कम काम किया हो, 180 दिन से कम काम किया है, तो जो उसकी रेट होगी डिप्रिसिएशन की 10%, 20% वो भी, उसका 50% ही डिप्रिसिएशन स्वीकार करेंगे। ध्यान रहे, आई रिपीट, यदि कोई संपत्ति व्यापार में गत वर्ष में 180 दिन या इससे अधिक के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो डिप्रिसिएशन उस रेट का 100% देंगे, क्योंकि रेट अलग अलग होती है, 10%, 5%, 2%, 15%, 20%, जो भी रेट, उस रेट का 100% देंगे। परंतु यदि संपत्ति ने गत वर्ष में 180 दिन से कम काम किया है, 179 या कम, तो इस स्थिति में उस संपत्ति पे उसकी दर जो रेट होगी उसका 50% ही देंगे। ध्यान रहे, रेट का 50%। क्लियर होगी बात? रेट का 50%। हाँ जी, चलें आगे, कमन। परंतु इसका एक अपवाद है। अपवाद ये है कि यदि कोई संपत्ति गत वर्षों में कभी खरीदी थी, परंतु उसका उपयोग पहली बार, उस संपत्ति का उपयोग पहली बार गत वर्ष में किया जा रहा है, 19-20 आई मीन,
गत वर्ष 19-20 है, गत वर्ष में किया जा रहा है, तो ऐसी पहली बार उपयोग में लाई जाने वाली संपत्ति पर उस डेप्रिसिएशन की जो रेट होगी उस पर 100% डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। उस संपत्ति पर 100% डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, चाहे संपत्ति ने 180 दिन से कम काम किया हो, चाहे संपत्ति ने का उपयोग 180 दिन से कम हुआ हो। वहाँ पर दिनों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाएगा। आई रिपीट अगेन, यदि कोई पूंजी संपत्ति गत वर्षों में कभी खरीदी गई हो, परंतु उसका पहली बार उपयोग केवल गत वर्ष में किया गया, शुरुआत उसकी गत वर्ष से हुई है, खरीद तो पहले ली थी पर उसका उपयोग गत वर्ष में हुआ पहली बार, तो गत वर्ष में पहली बार उपयोग हुआ हो, तो संपत्ति ने 180 दिन से कम काम किया हो, तब भी डेप्रिसिएशन उसकी रेट का 100% देंगे। नहीं तो नियम तो ये है कि यदि उसने 180 दिन या उससे अधिक काम किया है तो पूरी रेट का पूरा 100% डेप्रिसिएशन, और यदि 180 दिन से कम काम किया है तो रेट का 50% देंगे। परंतु ये इसका अपवाद है। क्लियर होगी बात? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड in income tax is a little bit different as usual we used to calculate in accountancy। उसका इनकम टैक्स का अपने तरीका, उससे डेप्रिसिएशन होता है और किस तरह से होता है डेप्रिसिएशन देखिएगा। सबसे पहले संपत्तियों को अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे मशीन प्लांट एक वैरायटी की, बिल्डिंग दूसरी वैरायटी, फर्नीचर तीसरी वैरायटी, और फिर टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स अलग वैरायटी। इस तरह से अलग अलग वैरायटीज़ की बना दी जाती है। कभी भी इनकम टैक्स में व्यक्तिगत एक संपत्ति पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता है। यदि हो ही एक तो बात एक अलग है, परंतु एक संपत्ति पर डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं और उसके ग्रुप अलग अलग बना दिए जाते हैं। और ग्रुप में भी तो पहला काम क्या होता? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग क्या होता है? जैसे मशीन एंड प्लांट, दूसरा बिल्डिंग, तीसरा फर्नीचर, चौथा इंटेंजिबल असेट, और पांचवा अदर्स। ये ध्यान रखना है कि हमें इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल जैसे पर जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहले तो इनका ग्रुपिंग कर लेंगे। मशीन प्लांट में किस किस को लेते हैं? जहाज़ को भी लेते हैं, मशीन्स को भी लेते हैं, प्लांट को भी लेते हैं। यदि कोई डॉक्टर या इस तरह का प्रोफेशन करने वाला तो उसका सर्जिकल इक्विपमेंट्स होंगे, जो इक्विपमेंट्स होंगे वो प्लांट में आते हैं। इस तरह से उनके अलग अलग ग्रुपिंग बना रखे हैं। तो मशीन प्लांट अलग है, बिल्डिंग अलग है, फर्नीचर अलग है, इंटेंजिबल असेट और अदर्स अलग है। मशीन और प्लांट में भी फिर अलग अलग रेट के आधार पर विभाजन किया गया है। कोई 5% की डेप्रिसिएशन की रेट की मशीन है तो कोई 15%, कोई 20%, इस तरीके। तो जो फर्दर विभाजन किया गया ग्रुपिंग को, उसको हम कहते हैं ब्लॉक्स।
एज पर रेट, दर के आधार पर उसके ब्लॉक बनाए जाते हैं, जिससे फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, जैसे आपके बुक में एक लिस्ट दे रखी है लंबी चौड़ी, उसके आधार पर उनके ब्लॉक का निर्माण किया जाता है। ये आपके दे रखे हैं। जैसे आपके बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कुल मिलाकर के 3 समूह हैं। बिल्डिंग 3 ब्लॉक्स हैं। फिर उसके बाद है फर्नीचर का केवल एक ब्लॉक है। मशीन एंड प्लांट के कितने ब्लॉक? 2 ब्लॉक है सर। नहीं जाता हूँ। मशीन प्लांट के 1 2 3 4 सर। 3 4 5 ब्लॉक हैं सबसे ज़्यादा। इसके 5 ब्लॉक्स। ये देखिए, हाँ आदर्श है तो कोई नहीं, एक ही तरह का दो तरह के ही ब्लॉक हैं उसमें। तो इस पर है 3 तरह के ब्लॉक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन के 5 ब्लॉक हैं, बिल्डिंग के 3 ब्लॉक्स हैं, फर्नीचर का 1 ब्लॉक है, और इंटेंजिबल असेट्स के तो एक ब्लॉक है, उनके अलग से कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं मशीन एंड प्लांट के। इसका मतलब यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की रेट है वो 5 प्रकार की है। डिप्रिसिएशन रेट 5 काइंड्स की। बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन की रेट है वो 3 तरह की है। फर्नीचर इत्यादि में एक ही तरह की रेट है डिप्रिसिएशन की। तो सबसे ज़्यादा रेट आपको मिलेगी मशीन और प्लांट में, ध्यान रहे, ठीक है। जनरली रेट आपको देता है क्योंकि रेट्स इतनी अधिक होती हैं, संपत्तियाँ इतनी अधिक होती हैं कि हम हर एक रेट का ध्यान रख सकते हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट हैं उनका ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए। वो कैलकुलेशंस आएंगे तब आप इस पर बात करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो ये है कि एक रेट की संपत्ति का एक ब्लॉक बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मशीन और प्लांट को ले रहा हूँ। ये मशीन और प्लांट है, बड़ी कंपनी है, उसके कई तरह के मशीन और प्लांट्स हैं। इस मशीन और प्लांट में ये 4 तरह की संपत्तियाँ हैं। ये ए संपत्ति जो है उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10 है। बी पर संपत्तियाँ हैं उसकी डेप्रिसिएशन की रेट 15% है। सी संपत्ति है उसकी रेट 20% है, और डी संपत्तियाँ हैं उसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। ठीक है। जो ए मशीन है उसमें अलग अलग तरह की संपत्तियाँ हैं। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, इस तरह की है। 3 तरह की मशीनें हैं ए ब्लॉक में। तो ए ब्लॉक में 3 तरह की मशीनें, परंतु इन तीनों की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। बी में 15% डेप्रिसिएशन वाली की रेट वाली 4 मशीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 20% रेट वाली डेप्रिसिएशन की मशीन 5 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और 25% की डेप्रिसिएशन रेट वाली जो है वो 2 मशीनें, फर्स्ट एंड सेकंड, मान लीजिएगा ये। अब आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। यदि मशीन और प्लांट के डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो मशीन और प्लांट की जितनी भी मशीनें हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाए, ग्रुपिंग कर दिया जाए, और जो अलग अलग वर्ग में बांटा जाए वो रेट के आधार पर विभक्त किया जाए। अर्थात वे मशीनें जो 10% की रेट की हैं एक ही जगह रहेंगी, उसे कहेंगे फर्स्ट ब्लॉक।
मान लीजिए 15% के रेट वाली डेप्रिसिएशन 15 मशीन है, वो अलग ब्लॉक में रहेगी, उनको कहेंगे सेकंड ब्लॉक। उसी प्रकार से अलग अलग रेट की मशीनों को हम 5 अलग अलग रेट हैं मशीन के ब्लॉक में, तो उनको 5 अलग अलग ब्लॉक्स में बांट देंगे। मैक्सिमम 5 ब्लॉक होंगे, क्योंकि 5 तरह की डेप्रिसिएशन की रेट्स होंगी उसमें मशीन प्लांट में। तो 5 अलग अलग ब्लॉक में उसे बांट दिया जाए और सब संपत्तियों को उस ब्लॉक के एक एक ब्लॉक को अलग रख दिया जाए। जैसे मैंने बताया कि ये संपत्तियां जो हैं वो सब 10% रेट की डिप्रिसिएशन है, इन सब का एक जगह मान लिया जाए। किसी का कीमत 1 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 20,000 है, किसी के 25 लाख की संपत्ति है, पर ये 10% के रेट की इन सबको एक जगह माना जाए, उसे फर्स्ट ब्लॉक कहेंगे। उसी तरह से अलग अलग ब्लॉक को सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि मशीन प्लांट में 5 से ज़्यादा ब्लॉक है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, अब उन 5 ब्लॉक की देखना ध्यान से, अब कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन की बात आ रही है, प्रोसीजर किस तरह से होता है डेप्रिसिएशन का इनकम टैक्स में। फर्स्ट ब्लॉक, इसमें ऑल मशीन एंड प्लांट ऑफ 1 रेट, एक रेट की जितनी मशीन प्लांट है उनको ले लिया जाए। ले लिया, पहला काम किया जाए, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दीज असेट्स, इन संपत्तियों के अपलिखित मूल्य लिए जाएं। और यू नो दैट रिटन डाउन वैल्यू मीन्स व्हाट, किसे कहेंगे अपलिखित मूल्य? उसका जो जिस तरह से यूज में आ रही मशीन उसको रिटन डाउन वैल्यू मीन्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड सो फार। संपत्ति की लागत में से अभी तक जितना डेप्रिसिएशन आप दे चुके हैं गत वर्ष तक, वो घटा देंगे, वही उसकी रिटन डाउन वैल्यू कहलाएगी। ध्यान रहे, क्या कहा सर? कॉस्ट में से गत वर्ष तक जितना डेप्रिसिएशन आपने दिया है वो घटा दे। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड सो फार, अभी तक जितना डेप्रिसिएशन स्वीकार कर चुके हैं वो घटा देंगे, तो रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी। तो पहले संपत्ति का अपलिखित मूल्य लिया जाए, नंबर 1। एड, इसमें जोड़ें कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज्ड इन दिस प्रीवियस ईयर, इस गत वर्ष में कोई मशीन आपने जो इसी रेट की है ऑफ दिस ब्लॉक, इसी रेट की, ऐसी ब्लॉक की जो संपत्ति आपने कोई खरीदी है इस गत वर्ष में, तो उसका मूल्य जोड़ दें, उसकी लागत जोड़ दें। हो गया टोटल, ये टोटल आ गया। लेस सेल्स प्राइस ऑफ मशीन sold in this previous year of this rate, यदि इस रेट की कोई संपत्ति आपने बेची है इस गत वर्ष में,
तो उसे घटा दें। अब ये जोड़ने घटाने के बाद जो बैलेंस होगा यही बैलेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। यही बैलेंस जो होगा डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। इस तरह से डेप्रिसिएशन इसमें लगेगा। ये प्रोसीजर है इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं आप, अपने मनमाने तरह से डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हैं। और जो रेट दे रखी है इनकम टैक्स में उसी रेट का डेप्रिसिएशन आप देंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं दे सकते आप, अलाउ नहीं होगा। ये प्रोसीजर। ओके, टुडे आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट एनफ फॉर द डिस्कशन। नेक्स्ट सेशन विल टेक अप द इलस्ट्रेशन रिलेटिंग टू इट, ताकि आपको पता लग जाए किस प्रकार से डेप्रिसिएशन के ब्लॉक वगैरह बनते हैं। एंड विद दैट विल बी इन द पोजीशन टू टेक अप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। गुड लक यू एंड थैंक यू।